That's my news wrap. नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। केरल और पुडुचेरी के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। टीएमसी ने असम में पहली लिस्ट में 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे। राहुल ने कहा तेल की कीमतें बढ़ना महंगाई के संकेत। सरकार भले ही इसे नॉर्मल बताए लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। और ममता ने मोदी को बताया सबसे बड़ा घुसपैठिया। कहा बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाया। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी चुनावी रणनीति को तेज करते हुए केरल और पुडुचेरी के लिए उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी है। केरल में भाजपा ने अपनी तीसरी सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोवलम और नया टिनकारा जैसी अहम सीटें शामिल है। 140 सीटों वाले केरल में बहुमत के लिए 71 सीटों का आंकड़ा जरूरी है, जहां इस बार एलडीएफ, यूडीएफ और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं पुडुचेरी में भाजपा ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 30 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है। यहाँ 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है और भाजपा इस चुनाव में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है और अपने गठबंधन सहयोगी राइजोर दल के लिए 11 सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में असम जातीय परिषद, सीपीएम, सीपीआई एमएल और एपीएचएलसी शामिल है। बीजेपी असम की 126 सीटों में से 89 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एजीपी 26 और बीपीएफ 11 सीटों पर मैदान में है। कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नामांकन दाखिल किए हैं, जबकि बीजेपी ने वीर भद्रैया, चरंती मठ और श्रीनिवास टी दास करियप्पा के नाम पहले ही घोषित किए गए हैं। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने थट्टाचवाड़ी और मंगलम सीटों से नामांकन दाखिल किया। थट्टाचवाड़ी सीट अपने पास बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह वोटर लिस्ट में बदलाव करके लोगों के वोट देने के अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा है कि राज्य में 6 दलों का गठबंधन तैयार हो चुका है। यह पहले से तय योजना का हिस्सा है ताकि विपक्षी वोटों का बंटवारा न हो और भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मुकाबला खड़ा किया जा सके। तो असम में 6 विरोधी दलों का गठबंधन है। कांग्रेस, असम जातीय परिषद, राइजोर दल, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और एपीएचएलसी। लगभग 100 सीटों पर असम के 126 में से 100 सीटों पर असम कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को आगे बढ़ाएगी। यही हमारी पहले की रणनीति थी और इससे हमें अपेक्षा है कि जो बीजेपी के विपरीत जो वोट है उसमें विभाजन नहीं होगा। एकजुट होकर हम आने वाले समय पर लोगों को एक नया संदेश दे पाएंगे और मिलजुल कर असम से हिमंत बिश्व शर्मा को यहाँ से भेज पाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। विजयन ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस पूरी तरह विफल रही है। यह बयान उन्होंने राहुल गांधी के उस आरोप के जवाब में दिया जिसमें राहुल ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां देश भर में विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री को नहीं छुआ गया। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़ी अपीलों की सुनवाई के लिए 19 ट्रिब्यूनल गठित किए हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश के बाद लिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी को इंडस्ट्रियल फ्यूल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है कि रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 के करीब पहुंचना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तेज बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। इससे उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे।
एमएसएमईज और आम लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। साथ ही विदेशी निवेशकों का पैसा तेज़ी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि सरकार क्या कह रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है। पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने साफ कहा है कि क्रूड ऑयल के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुलकर बोलने की मांग की है। सिब्बल ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है, क्योंकि देश बड़े पैमाने पर तेल आयात पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया और कहा है कि विदेशों में दोस्ती की बातें करने वाले मोदी भारत लौटकर हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बना लेते हैं और लोगों को घुसपैठिया कहते हैं। कोलकाता की रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद उन्होंने कहा, आपने हमारी सरकार पर कब्जा कर लिया है और अनऑफिशियल प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। जो लोग बंगाल को निशाना बना रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जहन्नुम में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने उन्हें ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी और आशा जताई कि यह त्योहारी मौसम पश्चिमी एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। पीएम मोदी ने हॉर्मुज जल संधि और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही कहा है कि शिपिंग लेन का खुला और सुरक्षित रहना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर समर्थन की सराहना की और क्षेत्रीय देशों से तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों से बचने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2026-27 का बजट पेश किया, जो 54,928 करोड़ रुपए का है और पिछले साल की तुलना में 3,586 करोड़ कम है। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा आरडीजी बंद करने से प्रदेश को सालाना 8,105 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन विकास नहीं रुकेगा। यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में तैयार किया गया है। यह किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि हिमाचल के विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। देश भर में आज ईद उल फित्र का पर्व मनाया गया, लेकिन इस साल अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष का असर भी देखा गया। शिया समुदाय के लोग श्रीनगर, भोपाल, जयपुर, अजमेर, सीकर, मुर्शिदाबाद और यूपी के संभल में नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर पहुंचे। भोपाल के इमामबाड़ा में अयातुल्लाह अली खमनेई की तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी गई और मौलाना राजी उल हसन ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की अपील की। राजस्थान के कई जिलों में काले झंडे लगाए गए। लोगों ने नए कपड़े नहीं पहने और घरों में पारंपरिक व्यंजन खीर, सेवैयां नहीं बनाई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बडगाम में नमाज अता की और मुस्लिम समुदाय के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कठिनाइयों के आसान होने की दुआ की। कश्मीर में डल झील किनारे हजरत बल दरगाह पर 50,000 लोग नमाज के लिए जुटे। हालांकि श्रीनगर की जामा मस्जिद में लगातार 7वां साल नमाज की अनुमति नहीं मिली और सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती की गई। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में आज गणगौर का त्योहार भी मनाया गया। यह पर्व खासतौर पर महिलाओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है, जिसमें सौभाग्य और समृद्धि की कामना की जाती है। राजधानी जयपुर में गणगौर का उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र बना है, जहां सिटी पैलेस से गणगौर माता की भव्य शाही सवारी हर साल निकाली जाती है। महिलाओं ने पूजन सामग्री, श्रृंगार और पारंपरिक वस्त्रों की जमकर खरीदारी की। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.